हेलो स्टूडेंट। तो हम बात कर रहे थे डाइजेस्टिव सिस्टम एंड एब्जॉर्प्शन। तो हमने पहले लेक्चर में बात की थी डाइजेस्टिव सिस्टम की, जिसको हमने डिवाइड किया था एलिमेंट्री कैनाल एंड असेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। लास्ट लेक्चर में हमने बात की हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, जिसके बारे में हमने बताया था 4 लेयर्स होती हैं। कितनी? आउटर मोस्ट सिरोसा, मस्कुलरिस, सबम्यूकोसा एंड म्यूकोसा। मस्कुलरिस में भी 2 लेयर्स पाई जाती थी, इनर सर्कुलर एंड आउटर लॉन्गिट्यूडनल। फिर हमने बात की थी मेनली स्टमक की। स्टमक में 4 पार्ट देखे थे, कौन कौन से? फंडस, कार्डियक, बॉडी एंड पाइलोरिक। ठीक है। स्टमक से निकलने वाला गैस्ट्रिक जूस, जहां पर पाई जाती हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड जिनसे सेक्रेट होता है गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस प्लस चर्निंग मूवमेंट के थ्रू बन गया था हमारे स्टमक में चाइम, जिसको हमने क्या बोला था? चाइम बोला था। ठीक है। गैस्ट्रिक जूस कौन कौन सी ग्लैंड से निकल रहा था? म्यूकस नेक्स्ट सेल, जिससे म्यूकस सेक्रेट हो रहा था। इसका काम था लिब्रिकेशन का। म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट्स हमारे स्टमक को प्रिवेंट कर रहे थे फ्रॉम एक्सोक्रिएशन से, ताकि स्टमक की वॉल डैमेज ना हो। फिर दूसरी टाइप की हमने देखी पेप्टिक और चीफ सेल्स। पेप्टिक और चीफ सेल्स से निकल रहा था इनएक्टिव एंजाइम प्रोएंजाइम पेप्सिनोजन, जो कि प्रोएंजाइम पेप्सिनोजन कन्वर्ट किया जा रहा था HCl के द्वारा। किसमें? पेप्सिन में। और पेप्सिन हमने क्या बताया? ये एक प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम होता है। ठीक है। उसके बाद पैराइडल सेल्स या फिर ऑक्जेंटिक सेल्स, जिनसे सेक्रेट हो रहा था HCl, जो कि हमारे स्टमक को 1.8 हाईली एसिडिक पीएच प्रोवाइड करवाता है, जिससे कि फूड पार्टिकल्स का डाइजेशन में हेल्प मिलती है। ठीक है। और कुछ भी माइक्रोब्स भी आ गए तो उनको भी किल करने के काम आता है हाईली एसिडिक पीएच ऑफ स्टमक। ठीक है। एक और फैक्टर निकल रहा था इसी से, लास्ट लेक्चर में शायद इसको मेंशन नहीं किया था, CIF कासल इंट्रिंसिक फैक्टर। कासल इंट्रिंसिक फैक्टर भी ऑक्जेंटिक सेल्स या पैराइटल सेल्स से सेक्रेट होता है, जिसका काम होता है विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन। विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन करवा रहा था CIF। ठीक है। अभी तक लास्ट लेक्चर तक हमने यही देखा था। आगे देखेंगे। हमने देखा था माउथ फेरिंक्स से होते हुए इसको बोला था हमने क्या? इसोफेगस से होते हुए स्टमक तक फूड पहुंच चुका था। स्टमक के नीचे की अब हम बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन में भी पहले किसकी बात करेंगे? स्मॉल इंटेस्टाइन। यहाँ देख सकते हैं आप, ओपनिंग ऑफ फूड पाइप को हमने बोला था गलत। इसोफेगस से फूड जैसे ही नीचे की तरफ आता है, इसोफेगस और स्टमक के बीच में एक स्फिंक्चर पाया जाता है, जिसको हमने बोला क्या? कार्डियक स्फिंक्चर। दूसरा नाम दिया था गैस्ट्रो इसोफेजियल स्फिंक्चर। इससे क्या है? आराम से बोलस की फॉर्म में, छोटे छोटे बोलस की फॉर्म में फूड पार्टिकल्स यहाँ पर आते हैं। ठीक है। और फिर स्टमक में हमने बताया 4 to 5 और हमारा फूड स्टोर रह सकता है। यहाँ पर प्रॉपर डाइजेशन होता है, चर्निंग मूवमेंट भी चलती है। फिर हमने बताया जैसे ही पाइलोरिक स्फिंक्चर, बेटा स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट क्या था? डियोडेनम, अभी बताएंगे। इसके बीच में भी एक स्फिंक्चर पाया जाता है, जिसको हमने क्या बोला? पाइलोरिक स्फिंक्चर। आइए देखते हैं मेनली स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट हमको देखने को मिलेंगे, डियोडेनम, जेजुनम और इलियम। फर्स्ट पार्ट डियोडेनम की बात करेंगे, ये शॉर्टेस्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे शॉर्टेस्ट पार्ट यही है। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट में से DJI से सबसे शॉर्टेस्ट पार्ट कौन सा है? डियोडेनम। बाइडेस्ट सबसे चौड़ा है, इसकी सी शेप का दिखता है। फिक्स पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, इसमें बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं होती है। ठीक है। फॉर एफिशिएंट एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन हैज मॉडिफिकेशन। एफिशिएंट एब्जॉर्प्शन, क्योंकि डाइजेशन भी मैक्सिमम कहाँ देखने को मिलता है? हमें डियोडेनम में देखने को मिलता है। इसीलिए मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हो सके, इसीलिए इसकी अंदर वाली लेयर में म्यूकोसा में मॉडिफिकेशंस देखने को मिलते हैं। हम अब अभी आगे देखेंगे। मान लीजिए ये क्या है? इंटेस्टाइन। इसके अंदर मॉडिफिकेशंस देखने को मिलेंगे इस तरह के, जिनको हम बोल देंगे आगे बिल्लाई। बिल्लाई के ऊपर भी स्मॉल फिंगर लाइक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं, जिनको हम बोल देंगे माइक्रोबिल्लाई। क्या बोल देंगे? माइक्रोबिल्लाई। ये माइक्रोबिल्लाई कहाँ है? बिल्लाई के ऊपर। इन बिल्लाई और माइक्रोबिल्लाई का क्या काम है? फूड का एब्जॉर्प्शन हुआ, सरफेस एरिया बढ़ाएंगे एब्जॉर्प्शन के लिए।
फूड का डाइजेशन कहाँ हुआ सबसे ज़्यादा? डियोडेनम में। और एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया बढ़ाने का काम कौन करता है? बिल्लाई एंड माइक्रोबिल्लाई, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फूड पार्टिकल्स का यहीं से एब्जॉर्प्शन हो जाए। ठीक है। ग्रेटर लेंथ डियोडेनम की क्या है? ग्रेटर लेंथ नहीं, शॉर्ट होना चाहिए। इसकी लेंथ होती है ओनली 25 सेंटीमीटर। बिल्लाई एंड माइक्रोबिल्लाई भी पाए जाते हैं, हमने बताया। और नेक्स्ट पार्ट आता है हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन का जेजुनम। जेजुनम के बारे में लॉन्ग क्वाइल्ड मिडिल पोर्शन, ये मिडिल पोर्शन है स्मॉल इंटेस्टाइन का। फर्स्ट वन डियोडेनम, सेकंड जेजुनम एंड लास्ट वन इलियम। तो जेजुनम क्या हुआ हमारे पास? मिडिल पोर्शन हो गया। यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है फूड पार्टिकल का, मैक्सिमम डाइजेशन। क्वेश्चन पूछ लिया जाए मैक्सिमम डाइजेशन तो डियोडेनम में, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन तो जेजुनम में हमें देखने को मिलेगा। एंड लास्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन जिसकी हम बात कर रहे थे, इलियम। इलियम हाईली क्वाइल्ड पोर्शन होता है, लॉन्गेस्ट, लगभग 2 मीटर की लेंथ होती है इसकी। और डाइजेशन एंड हेयर, डाइजेशन एंड का मतलब यहाँ तक आते आते जो भी डाइजेशन होना होता है हो चुका होता है। इसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में कोई भी डाइजेशन हमें देखने को नहीं मिलेगा। इसकी डिटेल में हम बात आगे करेंगे। तो ये हमने देखा स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स के बारे में, डियोडेनम, जेजुनम, इलियम। DJI से इसको याद रख सकते हैं। ठीक है। बात करेंगे लार्ज इंटेस्टाइन, लार्जर इन डायमीटर। स्मॉल इंटेस्टाइन को स्मॉल क्यों बोला? डायमीटर नैरो है, छोटी नहीं है, लेंथ तो बहुत है। देखिए 25 सेंटीमीटर, 1 मीटर एंड 2 मीटर, लगभग 3.25 मीटर की लेंथ है। फिर भी इसको छोटा क्यों बोला? क्योंकि इसका डायमीटर नैरो है। लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत, लार्जर इन डायमीटर, लेंथ में तो छोटी है लेकिन डायमीटर क्या है इसका? बहुत ज्यादा है, इसीलिए इसको बोला जाता है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट हैं यहाँ पर, सीकम, कोलन एंड रेक्टम। सीकम फर्स्ट वन, मिडिल, कोलन एंड रेक्टम। रेक्टम में सबसे कम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट देखने को मिलती है, हम इसकी भी बात आगे कर लेंगे। आइए एक एक करके लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट्स की बात करते हैं। फर्स्ट वन आ जाएगा हमारे पास सीकम। सीकम के बारे में एनसीईआरटी कहती है स्मॉल ब्लैंड सैक। ये स्मॉल ब्लैंड सैक एक थैलीनुमा स्ट्रक्चर है, होस्ट सम सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसमें कुछ सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं। सिम्बायोटिक का मतलब है दोनों को फायदा होने वाला। लाइक एसर्सिया कोलाई मान लीजिए सीकम में प्रेजेंट है, ये दोनों को फायदा पहुंचाएगा। जैसे क्या हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन में, सॉरी सीकम में क्या रह रहा है? एसर्सिया कोलाई। ये क्या हमारा डाइजेस्टिव वेस्ट को एब्जॉर्ब करेगा, इसको ये फायदा हुआ। और ह्यूमन में क्या करेगा? ये विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करता है। ऐसे रिलेशनशिप को क्या बोलते हैं? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, जिससे कि दोनों को फायदा हो, दोनों को बेनिफिट हो, क्या कहलाएगा? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। लार्ज इंटेस्टाइन के सीकम पार्ट में ही हमको एक नैरो फिंगर लाइक ट्यूबुलर प्रोजेक्शंस देखने को मिलेगी। ठीक है, जिसको हमने बोला वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स इंपॉर्टेंट है। किस रीजन में देखने को मिलेगी? हमें सीकम पार्ट में देखने को मिलेगी वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, जो कि होता है वेस्टिजियल ऑर्गन। वेस्टिजियल क्यों हो गया? पहले हमारे पूर्वजों में ये एक्टिव हुआ करती थी वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, क्योंकि इसका काम था हेल्प डाइजेशन ऑफ सेलुलोज। क्योंकि अब हम सेलुलोज को खाते हैं नहीं, बिल्कुल कुक्ड फॉर्म में हर चीज खा रहे हैं, तो सेलुलोज का डाइजेशन की जरूरत नहीं है। तो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स भी कैसी होगी हमारे अंदर? वेस्टिजियल। ठीक है, रैबिट में बात करेंगे तो ये फंक्शनल होती है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट आता है लार्ज इंटेस्टाइन का कोलन। कोलन के हमारे पास 4 पार्ट देखने को मिल जाएंगे। असेंडिंग कोलन, इसको हमने बोला असेंडिंग कोलन, ऊपर की तरफ जा रही है। और ये क्या है? ट्रांसवर्स कोलन, डिसेंडिंग कोलन। एंड लास्ट जो पोर्शन बचा हुआ है इसको हमने क्या बोल दिया? सिग्मोइड कोलन। ये हमारे हो गए क्या? लार्ज इंटेस्टाइन के 4 पार्ट। कौन कौन से? असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन और ये डिसेंडिंग कोलन। और ये क्या है लास्ट वन? सिग्मोइड कोलन। ये हमें देखने को मिला। फिर यही रेक्टम ओपन हो जाती है किसमें? एनस में। एनस में 2 टाइप के स्फिंक्चर पाए जाते हैं। एक इंटरनल एनल स्फिंक्चर जो कि होता है इनवॉलेंट्री। जो इंटरनल एनल स्फिंक्चर है इनवॉलेंट्री, मतलब हमारे कंट्रोल में
नहीं है, ये खुद से ओपन भी हो सकता है, क्लोज भी हो सकता है, लेकिन जो हमारी एनस का एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर होता है ये होता है वॉलंटरी, हमारे कंट्रोल में है। सोचिए अगर ये भी हमारे कंट्रोल में नहीं होता तो प्रॉब्लम हो जाती। क्या बताओ, हम फीकल मैटर को अपनी मर्जी से कुछ टाइम के लिए टेम्परेरली रोक सकते हैं या नहीं रोक सकते? बिल्कुल रोक सकते हैं। इसीलिए जो एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर है ये कैसा होता है? वॉलंटरी। रेक्टम में क्या होता है? टेम्परली स्टोर्ड फीकल मैटर, टेम्पोरेरली, याद रहे परमानेंट नहीं, टेम्परेरली स्टोर कर सकते हैं हम सिर्फ फीकल मैटर को, एक टाइम के बाद हमें जाना ही पड़ेगा। ये शब्द याद रखना, टेम्परेरली स्टोर होता है। रेक्टम की और हम बात करेंगे, यही तो ओपन हो रही थी एनल कैनाल में, ठीक है। यहाँ पर क्या टेम्परेरली स्टोर रहता है? फीकल मैटर, या हम कह सकते हैं डाइजेस्टिव वेस्ट, जिन चीजों का प्रॉपर डाइजेशन नहीं हो पाया वो कहाँ पर आकर टेम्परेरली स्टोर हो जाती हैं? रेक्टम में, टिल डिफिकेशन। जब तक हम डिफिकेशन के लिए नहीं जाते हैं या इजेशन के लिए नहीं जाते हैं तब तक कहाँ पर रह जाएंगी? रेक्टम में प्रेजेंट रहेंगी। ये हमने दिखाने की कोशिश की है। ये नीचे स्मॉल इंटेस्टाइन है जिसके हमने 3 पार्ट अभी आपको बताए थे। कौन कौन से? डियोडिनम, जेजुनम एंड इलियम। तो डियोडिनम फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये क्या है? स्टमक। क्या है ये? स्टमक। स्टमक और डियोडेनम के बीच में भी एक स्फिंक्टर पाया जाता है जिसको नाम हमने क्या दिया? पाइलोरिक स्फिंक्टर। डियोडेनम, जेजुनम, इलियम। इलियम ओपन हो रही थी लार्ज इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट में, सीकम। तो इलियम और सीकम के बीच में भी एक स्फिंक्टर पाया जाता है जिसका नाम है इलियोसिकल वाल्व। कुछ रटने जैसा नहीं है, जैसा नाम है उन्हीं के बीच में है, इलियम और सीकम के बीच में है, इसीलिए हमने इसको बोल दिया इलियोसिकल वाल्व। तो ये क्या हो गया? इलियोसिकल वाल्व। और ये जो फिगर दिया है ये कोलन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब हम इसके आगे बात करेंगे लीवर की। किसकी बात करेंगे? लीवर। हाँ जी, तो हम बात कर रहे थे लीवर की। लीवर हमारी बॉडी की मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स होती है और इसकी बात करेंगे लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी की सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होती है, बिगेस्ट ऑर्गन होता है। बहुत सारी मेटाबॉलिक रिएक्शंस यहाँ पर चलती हैं, ठीक है। लिवर, लिवर की बात करेंगे, बाई लोब्ड होता है, लेफ्ट लोब एंड राइट लोब। राइट लोब कंपेरेटिवली लार्जर होता है लेफ्ट लोब के, ठीक है। अगर हम इसके वेट की बात करेंगे तो हमारे लिवर का जो वेट होता है 1.2 to 1.5 kg, लगभग 1.5 किलो के आसपास होता है। और ये पाया जाता है हमारी राइट साइड में, एब्डोमिनल कैविटी में, जस्ट डायफ्राम के नीचे। एब्डोमिनल कैविटी जस्ट बिलो द डायफ्राम, और 2 लोब से मिलकर बना होता है। अभी हमने आपको बताया लेफ्ट लोब कंपेरेटिवली स्मॉल होता है। और ये जो लिवर है, ये जो लोब जिससे डिवाइड है, इस सेप्टम को हम कह देते हैं फैल्सीफॉर्म लिगामेंट। ये एनसीईआरटी का पॉइंट नहीं था, कोई बात नहीं। हम बात करेंगे स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। क्या होता है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट किसी भी ऑर्गन की उसको बोलते हैं जिन छोटी यूनिट से मिलकर वो पूरा ऑर्गन बना होता है। तो हमारा जो लिवर बना है वो बना है हेपेटिक लोब्यूल से, इसीलिए लिवर की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या कहा जाता है? हेपेटिक लोब्यूल। और ये अरेंज रहती है इन द फॉर्म ऑफ कॉर्ड, कॉर्ड की फॉर्म में अरेंज रहती है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात हो गई, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिवर अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप कह देंगे हेपेटिक लोब्यूल। किस फॉर्म में अरेंज रहती है? कॉर्ड की फॉर्म में अरेंज रहती है। ये मान लीजिए क्या है? हेपेटिक लोब्यूल। हेपेटिक लोब्यूल्स के ऊपर जो कवरिंग रहती है इसको हमने बोला ग्लीसंस कैप्सूल। लाइन लिखिए यहाँ पर, ईच हेपेटिक लोब्यूल इज कवर्ड बाय अ थिन कनेक्टिव टिश्यू शीथ। याद रहे, शीथ इज कॉल्ड एज ग्लीसंस कैप्सूल। तो याद रह जाएगा, जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट लिवर की है हेपेटिक लोब्यूल हो जाएगा, और हेपेटिक लोब्यूल के ऊपर जो कवरिंग है शीथ की उसको हमने बोला ग्लीसंस कैप्सूल। आइए देखते हैं, ये पोर्टल ट्रायड है। ये एरो का ध्यान देंगे हम। हेपेटिक पोर्टल वेन, हेपेटिक पोर्टल वेन हमारे इंटेस्टाइन से जो भी ब्लड का एब्जॉर्प्शन होता है, ब्लड में जो भी फूड पार्टिकल्स का एब्जॉर्प्शन होकर आता है वो किसके थ्रू आता है? हेपेटिक पोर्टल वेन। कहाँ आ रहा है? लिवर की तरफ, इसीलिए एरो कहाँ लगाया है?
अंदर की तरफ अंदर जा रही है, और लिवर को तरफ जाने वाली हेपेटिक आर्टरी लेकर जाएगी लिवर की तरफ ब्लड, और जो लिवर से निकलेगी वो हो जाएगी हेपेटिक वेन। इम्प्योर ब्लड, इसमें होगा प्योर, इसमें भी इम्प्योर। ठीक है, इम्प्योर और प्योर का मतलब सिर्फ ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से समझेंगे। ये हमने बात कर ली। अब हम बात करेंगे लिवर की। ज़्यादातर मेटाबॉलिक रिएक्शंस हमारी कहाँ पे चलती हैं? लिवर में ही चलती हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन माना जाता है। अभी हम बात करेंगे फंक्शन ऑफ लिवर। मैक्सिमम बायोकेमिकल रिएक्शंस लिवर में ही चलती हैं। काम देखेंगे, फंक्शन सिंथेसिस ऑफ बाइल जूस इन हेपेटिक सेल्स। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बाइल का सिंथेसिस कहाँ होता है, बाइल जूस बनता कहाँ है, तो आंसर जाएगा लिवर। बाइल जूस स्टोरेज कहाँ होता है, तो गॉल ब्लैडर। हेपेटिक सेल्स में बनता है बाइल जूस। ठीक है, दूसरा इसका फंक्शन होता है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, दिया है ग्लाइकोजेनेसिस। ठीक है, ग्लाइको मीन्स ग्लाइकोजन से है, और जेनेसिस का मीन्स होता है फॉर्मेशन। जेनेसिस का मीन्स फॉर्मेशन होता है। तो हम किसका फॉर्मेशन करना चाह रहे हैं? ग्लाइकोजन का। किससे? ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का बनना क्या कहलाता है? ग्लाइकोजेनेसिस। ये लिवर कैसे करता है? हम जो भी फूड पार्टिकल्स खाएंगे, मान लीजिए कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होगा, फाइनली जो स्मॉलेस्ट यूनिट बनेगी शुगर की, कौन सी बनेगी? ग्लूकोज की। अब ग्लूकोज की अमाउंट बहुत ज़्यादा ना हो जाए ब्लड में, इसलिए लिवर क्या करता है? सीधे पहले खाना लिवर में ही पहुंचेगा। ठीक है, उसकी एब्जॉर्प्शन फॉर्म जो भी स्मॉलेस्ट यूनिट होगी हमारे फूड पार्टिकल्स की, वो सबसे पहले लिवर के पास पहुंचेगी। और लिवर अगर एक्स्ट्रा अमाउंट में पहुंच गया, लिवर में ग्लूकोज एक्स्ट्रा अमाउंट में पहुंच गया, तो इस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। ये भी काम कौन करेगा? लिवर करेगा। नेक्स्ट टर्म आती है ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ग्लाइको मीन्स ग्लाइकोजन से है, लाइसिस मीन्स तोड़ना या टू ब्रेक डाउन। लाइसिस मीन्स टू ब्रेक डाउन, तोड़ना। किसको तोड़ेंगे? ग्लाइकोजन को। ग्लाइकोजन को तोड़कर क्या बनाएंगे? ग्लूकोज। क्योंकि हमारी लिवर और मसल्स के पास जो भी स्टोर शुगर रहती है उसको हम बोलते हैं ग्लाइकोजन। मान लीजिए आज हमने खाना नहीं खाया, हमारे ब्लड में क्या हो रहा है? ग्लूकोज का लेवल डाउन हो रहा है। जैसे ही ब्लड में ग्लूकोज का लेवल डाउन होगा, तुरंत लिवर क्या करेगा? लिवर के पास जो भी स्टोरेज फॉर्म में ग्लाइकोजन प्रेजेंट थी उसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा ग्लूकोज में। यही क्या कहलाता है? ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ओके, ठीक है। नेक्स्ट टर्म आती है हमारे पास ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूको मतलब ग्लूकोज की बात हो रही, नॉट ग्लाइको। ग्लूको मतलब ग्लूकोज की बात हो रही है, जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन की बात हो रही। न्यू किसी नए तरीके से बनाएंगे हम, मतलब फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स, जैसे कि अमाइनो एसिड, फैटी एसिड एंड ग्लूकोज। इसे क्या कह देंगे? अमाइनो एसिड या फैटी एसिड से ग्लूकोज का बनना, ये कह दिया ग्लूकोनियोजेनेसिस। जनरली ग्लूकोज कैसे बनना चाहिए था? इस ग्लाइकोजन को कन्वर्ट हो जाना चाहिए था ग्लूकोज में, लेकिन ग्लाइकोजन भी नहीं है, किसी अदर सोर्स, नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से हम बना रहे हैं ग्लूकोज। यहाँ पर नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स लाइक अमाइनो एसिड हो गए, फैटी एसिड, और इनसे हम क्या बना रहे हैं? ग्लूकोज। ये क्या कहलाता है? ग्लूकोनियोजेनेसिस। ठीक है, नेक्स्ट टर्म हमारे पास आती है ग्लाइकोनियोजेनेसिस। ग्लाइको मीन्स ग्लाइकोजन से है, न्यू मीन्स किसी नए तरीके से बनाएंगे, जेनेसिस मीन्स होता है फॉर्मेशन। देखिए ग्लाइकोजन जनरली कैसे बनता है लिवर में? नॉर्मली ग्लूकोज को कन्वर्ट कर दिया जाता है ग्लाइकोजन में, लेकिन आज ग्लूकोज नहीं है तो क्या होगा? लैक्टिक एसिड को कन्वर्ट कर दिया जाएगा ग्लाइकोजन में। ठीक है, लैक्टिक एसिड कहाँ बनता है? मान लीजिए ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज हमारे मसल्स में क्या डिपॉजिट होने लगता है? लैक्टिक एसिड, इसीलिए तो पेन होता है। फिर इस लैक्टिक एसिड को भी कन्वर्ट कर दिया जाएगा ग्लाइकोजन में, और ये भी काम कौन करेगा? लिवर, क्योंकि हम फंक्शन देख रहे हैं किसके? लिवर के फंक्शन देख रहे हैं। नेक्स्ट फंक्शन आता है लिवर का डीअमाइनेशन एंड यूरिया फॉर्मेशन। लिवर के अंदर ही जो भी हमारे पास अमाइनो एसिड्स होते हैं, अमाइनो एसिड को अमोनिया में कन्वर्ट कौन करता है? हमारा लिवर। यूरिया फॉर्मेशन, फाइनली अमोनिया टू यूरिया फॉर्मेशन भी कौन करता है? लिवर। तो ये इसका फंक्शन हो गया, डीअमाइनेशन एंड यूरिया फॉर्मेशन।
ठीक है। प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड, हमारे लिवर में एक स्पेशल टाइप की फैगोसाइटिक सेल्स प्रेजेंट होती हैं जिनको कहा जाता है कुफर सेल्स। क्या कहा जाता है? कुफर सेल्स। कुफर सेल्स का काम ये है हमारे ब्लड की जो भी डेड आरबीसी होंगी या फिर कोई डेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए उनको फैगोसाइटिक करने का काम करती है। फैगोसाइटोसिस का मीन्स होता है टू किल एंड एंगल्फ, मार के खा जाना। ठीक है, तो हमारी लिवर के पास जो भी फैगोसाइटिक सेल्स हैं उनको कहा जाता है कुफर सेल्स। ठीक है। नेक्स्ट आता है सिंथेसिस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन। हम सर्कुलेशन में पढ़ेंगे प्लाज्मा प्रोटीन कौन कौन सी होती हैं, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजिन वगैरह वगैरह। ये जितनी भी प्लाज्मा प्रोटीन होती हैं ये सब की सब कहाँ बनती हैं? लिवर के अंदर ही बनती हैं। ठीक है, ये हम इसकी डिटेल बाद में करेंगे। फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट डिटॉक्सिफिकेशन। मान लीजिए हमने कोई फूड पार्टिकल एंगल्फ किया, ठीक है, टेक कर लिया, तो उसमें कुछ भी टॉक्सिक सब्सटेंस हैं उसको नॉन टॉक्सिक सब्सटेंस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। ये भी किसका काम है? लिवर का। कन्वर्जन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस इनटू नॉन टॉक्सिक सब्सटेंस इज कॉल्ड एज डिटॉक्सिफिकेशन। तो ये हमने बात कर ली लिवर की। इंपॉर्टेंट बात, ईच हेपेटिक लोब्यूल इज कवर्ड बाय अ कनेक्टिव टिश्यू शीथ, जिसको हमने क्या बोला? ग्लीसंस कैप्सूल। एंड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिवर होती है हेपेटिक लोब्यूल। ये चीजें लिवर में इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके बाद बाइल जूस। ठीक है, हम आपको बता चुके हैं बाइल जूस का सिंथेसिस कहाँ होता है। सिंथेसिस एंड सेक्रीशन ऑफ बाइल जूस होता है लिवर से। अगर हम इसके स्टोरेज की बात करेंगे तो स्टोर कौन करता है? गॉल ब्लैडर स्टोर भी करता है और इसको कंसंट्रेट भी करता है। क्या करता है? कंसंट्रेट। ठीक है, स्टोरेज एंड कंसंट्रेट का काम किसका है? गॉल ब्लैडर का। डज नॉट कंटेन एनी टाइप ऑफ डाइजेस्टिव जूस, बाइल जूस में कोई भी प्रकार का डाइजेस्टिव जूस नहीं पाया जाता है। किसी भी, ना ही प्रोटीन, ग्लूकोज, किसी भी टाइप का किसी भी सब्सटेंस को डाइजेस्ट करने के लिए कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता है, लेकिन हेल्प करता है ये फैट के डाइजेशन में। बाय द हेल्प ऑफ बाइल जूस काम करता है फैट के डाइजेशन में। ठीक है, ये करवा देता है इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन का क्या मतलब होता है? ये फैट का मान लीजिए लार्ज मॉलिक्यूल है, इसको छोटे छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ दिया जाता है जिसको हम लोग कहते हैं माइसेल्स। तो इस तरह से ये फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है। बाइल ऑल्सो एक्टिवेट लाइपेजेज, जो लाइपेज एंजाइम होता है पैनक्रियाज से आएगा हमारी डिओडेनम पार्ट में, स्मॉल इंटेस्टाइन के डिओडेनम पार्ट में, तो उस लाइपेजेज को भी एक्टिवेट करने का काम कौन करेगा? बाइल जूस। एंड ऑल्सो हेल्प्स न्यूट्रलाइजेशन ऑफ HCl। हमने बताया आपको हमारे स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड से HCl का सिक्रेशन हो रहा था जिसकी वजह से हाईली एसिडिक नेचर हो गया था। pH बताया था हमने 1.8। ये जब जैसे ही इंटेस्टाइन में पहुंचेगा तो इंटेस्टाइन का हम लोग पढ़ेंगे pH कितना हो जाता है? 7.8। तो बताइए कैसे हो जाता है? इसी बाइल जूस के सेक्रीशन के कारण। बाइल जूस का डाइजेस्टिव जूस, इसका जो बाइल जूस का pH होता है वो होता है लगभग 7.5। ठीक है, कंपोजिशन ऑफ बाइल। बाइल में क्या क्या होता है आइए देखते हैं। बाइल में पाया जाता है बाइल पिगमेंट। बाइल पिगमेंट में मेनली दो पिगमेंट दिए हैं हमारे पास, बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन। ये क्या है? बाइल पिगमेंट। और क्या होता है? बाइल साल्ट्स, कोलेस्ट्रॉल, फॉस्फोलिपिड्स। इमल्सिफिकेशन आप समझ गए। माइसेल, इसका एब्जॉर्प्शन भी कैसे होता है हम आगे डिटेल में देखेंगे। ठीक है, ये हमने बनाया है यहाँ पर सी शेप का डिओडेनम। क्या है? सी शेप डिओडेनम। ये जो आपको लीफ लाइक ग्लैंड दिख रही है इसकी अभी हम आगे बात करेंगे। इसको हमने बोला पैनक्रियाज, और पैनक्रियाज के अंदर ये जो डक्ट आ रही है इसको हमने बोल दिया पैनक्रियाटिक डक्ट। ठीक है, ये ऊपर हमने बनाया नहीं, दो लोब होते हैं लिवर के, इसलिए दोनों लोब से एक एक डक्ट आ रही है, इसको हमने बोला डक्ट फ्रॉम लिवर। ये दोनों की दोनों डक्ट कहाँ से आ रही हैं? लिवर से आ रही हैं। और ये हमारा हो गया गॉल ब्लैडर, जिसका काम क्या था? बाइल जूस का स्टोरेज करना और उसको कंसंट्रेट बना के रखना। ठीक है, बाइल जूस से जो भी डक्ट आ रही है उसका नाम हमने दिया सिस्टिक डक्ट।
अब देखिए इधर ये लिवर की डक्ट आ रही है और ये सिस्टिक डक्ट मतलब गॉल ब्लेडर से डक्ट आ रही है, ठीक है। इसको हमने बोल दिया कॉमन बाइल डक्ट। कॉमन बाइल डक्ट क्यों, कॉमन शब्द क्यों यूज किया, क्योंकि गॉल ब्लेडर और डक्ट जो लिवर से आ रही है वो यहाँ पर मिल रही है, इसीलिए हमने उसको बोला है कॉमन बाइल डक्ट, ठीक है। ये कॉमन बाइल डक्ट आकर ओपन होती है पैनक्रियाज और हेपेटिक डक्ट यहाँ पर आके मिलती है, इसीलिए हमने इसको बोल दिया कॉमन हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट। कॉमन है ये, हेपेटो मीन्स लिवर से है, पैनक्रियाज का मतलब पैनक्रियाज से है, हेपेटो पैनक्रियाज क्योंकि दोनों का मिक्सअप हुआ है यहाँ पर, दोनों डक्ट मिली है यहाँ पर, इसको हमने बोल दिया हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट। और ये सी शेप के डिओडेनम में ओपन हो जाती हैं, जिसको हम बोलते हैं, यहाँ पर एक स्फिंक्टर पाया जाता है, बोल देंगे स्फिंक्टर ऑफ ओडाई, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई पाया जाता है, ठीक है। तो इतना हो गया। बाइल जूस का पीएच होता है 7.5, इसी की वजह से तो होता है न्यूट्रलाइजेशन ऑफ HCl इन द डिओडेनम, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे